अस्सलामुअलैकुम। कैफ 5 लेक्चर 2 स्टार्ट हो गया है जी। कल हमने बात की थी, रिवीजन करने का सोचा था, इम्पेयरमेंट को, ठीक है, रिवाइज करने का सोचा था। एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि आप ट्राई करें, किया होगा आप लोगों ने, माशाल्लाह समझदार से बच्चे हैं आप, पता है आप लोगों को कोई काम हमने पेंडिंग नहीं करना, ठीक है। तो सवाल था, कैलकुलेट करो इम्पेयरमेंट लॉस ऑन 31 दिसंबर 2015, ठीक है। सवाल की इन्फॉर्मेशन है, हमने एक बस ख़रीदी थी 500 रुपये की यकम जनवरी 13 पे, जिसकी लाइफ 5 साल है, ठीक है। और 31 दिसंबर 13 पर एक कंपेटिटर आ गया है, जिस वजह से अब हमें ज़रूरत महसूस हो रही है कि हम अपनी इस बस को, मार्कर की तरह, हम अपनी इस बस को मिल गए इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारें कि ये जो बस है ये किताबों में जितने पर नज़र आ रही है, क्या इससे उतनी अमाउंट रिकवर होना पॉसिबल भी है, या कहीं फ्यूचर का लॉस तो नहीं आ रहा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो कहता है फ्यूचर के लॉस को आज ही बुक करो, एसेट औकात से बाहर हो तो उसको औकात पे लेकर आओ। यही था IS 36 इम्पेयरमेंट, ठीक है। असल में हमने ये एसेट ख़रीदा कब था? यकम जनवरी 13 पर। ये एसेट 500 का हमने लिया था। उसके बाद इस एसेट की ज़िंदगी से 3 साल गुजार चुके थे, हम इस एसेट को हम इस्तेमाल कर चुके थे। ये हम इधर 13 गुज़रा, 14 गुज़रा और 15 भी गुज़र चुका है। इस वक्त आप मौजूद हैं 31 दिसंबर 15, ठीक है। इस दिन तक तो कुछ मसला नहीं हुआ था। इस दिन एक कंपेटिटर मार्केट में आ गया, जिस वजह से अब हमें लाले पड़ गए, ठीक है, कि जो हम पहले सोच रहे थे मौजें अब शायद वो ना मयसर हों। तो जो कुछ भी हमने करना होता था वो इस दिन खड़े होकर, तो इस दिन खड़े होकर क्या ज़रूरत महसूस हुई है? एक इंडिकेशन आई है, कंपेटिटर आ गया है, एक इंडिकेशन आई है, हो सकता है हमारा एसेट इम्पेयर हो गया हो। तो ये इम्पेयर हुआ है या नहीं हुआ है, इसको चेक करने के लिए इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से एसेट को गुजारा जाता है, जिसके अंदर हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। बुक वैल्यू भी 31 दिसंबर 15 की हमें चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट भी 31 दिसंबर 15 की चाहिए, यानी हर चीज़ अब हमें 31 दिसंबर 15 पे चाहिए, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें चाहिए 31 दिसंबर 15 पर। बुक वैल्यू निकाला करते हैं हम कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके, ठीक है। तो कॉस्ट 500 थी और आज तक ये एसेट कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? इस एसेट की यूजफुल लाइफ थी 5 साल। रिजल्ट वैल्यू नज़र नहीं आ रही, स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करें तो हर साल की डेप्रिशिएशन कितनी बनती है? 100 रुपया, यानी एक 100 रुपया यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ होगा, फिर 100 रुपया इधर, फिर 100 रुपया इधर, तो यहाँ पर 300 होना चाहिए। लेकिन ये वाली वर्किंग तो हमने नहीं किया करनी ना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि ये पास्ट है जो गुजर चुका है। इस वक्त हम 31 दिसंबर 15 पे खड़े हैं। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए 31 दिसंबर 15 की बुक वैल्यू यानी कॉस्ट को घसीट के इधर लाना है, और रिकवरेबल अमाउंट के लिए फ्यूचर कैश फ्लोज को भी घसीट कर वापस लाएंगे इधर। कॉस्ट घसीट के आगे लाते हैं और फ्यूचर कैश फ्लोज को वापस लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो बुक वैल्यू हमने निकालनी 31 दिसंबर 15 पर, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन करनी है, तो 500 डिवाइडेड बाय 5 किया, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। कितने साल गुजर चुके हैं इस एसेट की ज़िंदगी में अभी तक? तो यकम जनवरी 13 को अगर आया था तो 31 दिसंबर 13 तक 3 साल गुजर चुके हैं, तो इंटू 3 कर देंगे तो डायरेक्ट आपका वही 200 आ जाएगा। ये आपकी बुक वैल्यू, ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग इज रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, अब रिकवरेबल अमाउंट जो है इसको हम एक वर्किंग में निकाल लिया करते थे, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट का फॉर्मूला हुआ करता था, पढ़ी हुई है ना, FR 1 पढ़ के FR 2 बच्चा आता है ना, ये तो कोई नहीं कह सकता IS 36 पढ़ के नहीं आए, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो बुक वैल्यू निकालने के लिए, रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल
और वैल्यू इन यूज का, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। किस दिन की फेयर वैल्यू? किस दिन की फेयर वैल्यू? 31 दिसंबर। हर चीज 31 दिसंबर 15 पे में चाहिए, तो 31 दिसंबर 15 की फेयर वैल्यू और 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल क्या मतलब? आपने मिसाल के तौर पर उस एसेट को बेचना है तो उसको रिमूव करके बेचना पड़ेगा, तो रिमूवल की कॉस्ट, उसको डिस्पोजल के लिए रेडी करना है, कोई कॉस्ट आपको, कोई कमीशन देना पड़ गया आपको, उस वक्त आपको कस्टमर तक पहुंचाना पड़ रहा है उस एसेट को, वो ज़रूरी खर्चे जो डिस्पोजल से रिलेटेड है, कॉस्ट टू सेल, वो भी इसी दिन सवाल में बताएगा। तो आपके सवाल के अंदर उसने आपको बताया हुआ है कि ये तो फ्यूचर कैश फ्लोज है। ये इफ़ वी सेल बस टुडे, आज इसको बेच दें, यानी 31 दिसंबर 15 में बेच दें, तो फेयर वैल्यू 130 है और कॉस्ट टू सेल 14 रुपये है। तो 130 माइनस 14 कितना आता है? 116। दूसरी चीज क्या चाहिए हमें? हाँ, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू में से जो हायर होगा वो रिकवरेबल अमाउंट लेंगे, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट यूं कर देते हैं ना, रिकवरेबल अमाउंट के लिए हमें दो चीजें देखनी है। पहले हमने क्या देखा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। दूसरी चीज क्या है जी? वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज अगर आपको याद हो तो बेसिकली क्या होता था? फ्यूचर के कैश फ्लोज की, इसको अगर मैं इसके अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन क्या बनती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो, ज़्यादा बेहतर है ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें, फ्यूचर नेट कैश फ्लो, ठीक है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि ये सारी कहानी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरी कहानी तो इस वक्त यहाँ पे पहुँच चुकी है। इस दिन खड़े होकर बुक वैल्यू डायरेक्ट निकालना सिखाइए आपको, जो गुजर गया वो पास था, ठीक है। और इस दिन खड़े होकर मैंने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाली है। आज अगर इस एसेट को बेच दूं, किसी भी एसेट से ना आप किसी भी वक्त खड़े होकर दो तरह के फायदे ले सकते हैं। उसको आज बेच दें, पैसे आएंगे, या उसको आप आज बेचें ना, उसको इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके उससे अगर प्लांट है तो गुड्स बनाकर बेचें, अगर बस है तो सवारियां बिठा के किराया लेके बस को चला के तो उससे फ़ायदा लें। तो एसेट दो तरह के फ़ायदे आपको दे सकता है। एसेट, फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट, जो आपने अपने पास होल्ड किया हुआ है फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, या फॉर रेंटल टू अदर्स, या फॉर एडमिन पर्पज, इसी को तो पीपीई कहते हैं। तो ये आपने होल्ड किया हुआ है पीपीई, ये किसी भी वक्त आपको दो तरह के फ़ायदे दे सकता है। आज बेच दो तो पैसे आ सकते हैं, या इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करके इससे बेनिफिट कमाओ। तो आज बेचें तो नेट में 116 आने हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करते हैं तो जितनी रिमेनिंग लाइफ है, कितनी रिमेनिंग लाइफ है वैसे? 5 साल टोटल लाइफ थी, तो 3 गुजर गए, तो रिमेनिंग 2 साल है। तो कहता है ऑन 31 दिसंबर फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। तो फ्यूचर कैश फ्लोज कितने हैं जी? एनुअल इनफ्लो है 70 और एनुअल आउटफ्लो है 15। बस चलेगी तो किराया आएगा, किराया वगैरह 70, और बस चलेगी तो पेट्रोल, टोल, सैलरीज वगैरह खर्चा आएगा 15, ठीक है। तो इनको अगर आप नेट कर लें तो ये कितना बनता है? तो 55 रुपए के 2 कैश फ्लोज आएंगे, ठीक है। सवाल चुप हो तो ईयर एंड पे अज्यूम करते हैं हम कैश फ्लोज को। और एट द एंड ऑफ लाइफ बस कैन बी सोल्ड एट 25 माइनस 2, यानी एंड पे जाके ये हमें 23 रुपये नेट में अपने कबाड़िए को भी दे देना अगर, तो इतने पैसे रिकवर करा देगी। यानी बेसिकली यहाँ खड़े होकर हम अगले रिमेनिंग लाइफ को देख रहे होते हैं, जिसमें हमने ये कहा कि 55 रुपये इधर आएंगे, 55 रुपये इधर आएंगे और 23 रुपये इधर आएंगे। ये मैंने ज़रा इस तरह करके लिख दिया, कोई मसला? नीचे जगह नहीं थी इसलिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है? ये 55 और 55 कितना बनता है? 55 और 55 कितना बनता है, कोई बता दे मुझे? 110। अच्छा, तो ज़रा यूँ कर लेते हैं ना, इसको ज़रा इधर लिख ही देता हूँ। ये मैं 31 दिसंबर 15 पे खड़ा हूँ इस वक्त, ठीक है जी। ये सब कुछ यहाँ पे खड़े होकर कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर के कैश फ्लोज तो इधर पड़े होंगे। आपको कहा गया जी इनफ्लो 70 का हर साल में एक्सपेक्टेड है,
लेकिन इस इनफ्लो को कमाने के लिए 15 का आउटफ्लो भी है। अब ये क्या है, ये 16 का साल है, ये 17 का साल है, रिमेनिंग 2 years। ठीक है, फिर दूसरा इस 5वें साल के एंड पे जाके उसने क्या कहा, 25 रुपये इसकी डिस्पोजल प्रोसीड, इसको डिस्पोज करें तो पैसे आ जाएंगे, और कितना 2 है 3 है, 2 रुपये इससे नेट में आपका। तो अगर मैं इसको नेट कर दूं तो ये कितना है, इसको भी ऐसे कर दें तो 55 रुपये के कैश फ्लोज हैं इस बस को चलाने से आने हैं। और जब इसकी यूज़फुल लाइफ का एंड होना है, जब इसको बेच के मैंने नई बस ले लेनी है, तो उस वक्त फिर 25 - 2 23 रुपये ये भी। ठीक है, तो ये बेसिकली कहानी है। ऐसे नहीं किया करेंगे हम, ये टाइमलाइन वगैरह तो बस आपके लिए ज़रा समझाने के लिए, रिवाइज करने के लिए बना दी। डायरेक्ट लिखेंगे ये टोटल 3 कैश फ्लो, 55 वाले 2 और एक 23 वाला। तो 55 और 55 110 बोला आपने, जमा 23 133 बनता है, की हो गया 133। तो ये 133 हम ले लेंगे यहाँ पर वैल्यू इन यूज़। ऐसा ही है ना, ऐसे ही है ना, नहीं गलत हो जाएगा। हर चीज़ अगर 31 दिसंबर 15 में पड़ी है तो ये फ्यूचर के कैश फ्लो हैं, ये भी 31 दिसंबर 15 पे लाने पड़ेंगे। ये इस वक्त 31 दिसंबर 15 पर नहीं पड़े हुए। तो यही वो चीज़ है जो कल आपको मैंने जाते जाते रिवाइज करवाई। ठीक है, और ये मैंने आपको एनविटी रिवाइज कर, एनविटी और सिंपल डिस्काउंटिंग। अगर मल्टीपल कैश फ्लोज हैं, एक से ज़्यादा कैश फ्लोज हैं सेम इंटरवल से सेम अमाउंट वाले, तो आप उसको सिंपल डिस्काउंटिंग से भी कर सकते हैं और एनविटी भी। लेकिन अगर अकेला ही कैश फ्लो है तो उसको तो सिर्फ सिंपल डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। अब हमारे सवाल में दोनों का मिक्सचर है, तो ठीक है, 55 के कैश फ्लोज 2 हैं, उनको एनविटी लगा दो, और जो 23 वाला है उसको सिंपल डिस्काउंट कर लो। आप 55 को भी सिंपल करके ला सकते हो, लेकिन ये तो 2 सालों वाला था ना। अगर 15 साल वाला होता तो क्या 15 कैश फ्लो उसको डिस्काउंट करने बैठ जाओगे मैनुअली, फंस जाओगे ना। ठीक है, तो आसानी जिसमें है वो करो। ये 3 कैश फ्लोज हैं, वैल्यू इन यूज़ निकालनी है तो आप कहोगे जी कि सबसे पहले तो इस 55 को एनविटी का फॉर्मूला लगा दो, 55 × 1 - 1 पॉइंट रेट मैंने कहीं नहीं देखा सवाल में, चलो मुझे भी देख लेने दो। हाँ देख लिया मुझे लगता है जी। डिस्काउंट रेट इज 12%, तो 1.12 रेज़ टू पावर माइनस कितने दफ़ा 55 आना है, तो -2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.12। ठीक है, बोलो समझ आ रही है। प्लस दूसरे साल के एंड पे 23 रुपये भी आएंगे। ठीक है, तो 23 × 1.12 रेज़ टू पावर, इसको 2 साल पीछे लेकर आना है। ठीक है जी, तो 116 ऐसे कर दो ना, चलो खैर ज़रा कंपैरिजन में ज़रा सामने नजर आते जी। तो ये जनाब टोटल आपकी वैल्यू इन यूज़ बनेगी, कितना बना है जी, 111। अब रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों में से क्या चीज़ होती है, हायर, यानी कि 116। ठीक है, तो ये आ गई आपकी हायर फिगर, जो कि आपकी क्या बन गई। अब आपने इस रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना है बुक वैल्यू से। अगर तो बुक वैल्यू इस फिगर से ज़्यादा है तो गड़बड़ है, और अगर बुक वैल्यू इस फिगर से कम है तो फिर कोई मसला नहीं। क्योंकि बुक वैल्यू का इससे ज़्यादा होने का मतलब क्या है, एसेट से मैक्सिमम जो आप फ़ायदा ले सकते हैं इसकी रिमेनिंग लाइफ में, मैक्सिमम फ़ायदा क्या है, यूज़ करके भी जितना नहीं आ रहा, बल्कि आज बेच के मैक्सिमम फ़ायदा मिल रहा है ना। आज ही बेच दें तो नेट में 116 रुपये मिलने हैं, और किताबों में ये अभी 200 पर नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब एसेट ओवर स्टेटेड है। एसेट के अंदर अब उतनी जान नहीं रही। ये तो मतलब ये सोचा हुआ था कि ये जो 200 रुपये की कॉस्ट अभी बची पड़ी है, बुक वैल्यू बची पड़ी है, फ्यूचर में इससे कोई 250-300 का फ़ायदा आएगा इंशाल्लाह जब हम बस चलाएंगे तो। ठीक है, तो उल्टा क्या आना था, प्रॉफिट। लेकिन जो कंपेटिटर आया उसने हमारी सवारी बांट ली, उसने हमारी सवारी बांट ली। तो जब सवारी हमारी बांट ली तो हमारे कैश फ्लोज शायद फ्यूचर वाले कम हो गए। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट तो शायद पहले भी इतनी होगी, लेकिन शायद हमें वैल्यू इन यूज़ बचा के चल रही थी। वो किराए ज़्यादा होंगे, जितना किराया ज़्यादा, कैश फ्लो ज़्यादा, उतनी वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा, तो शायद वो 200 से ऊपर रही होगी, तभी इम्पेयरमेंट नहीं हुई होगी आज तक। लेकिन अब क्या हुआ, कंपेटिटर के आने से वैल्यू इन यूज़ नीचे चली गई।
तो फिर इतनी नीचे चली गई, इतनी नीचे चली गई कि नजर आ रहा है कि जो हमने कॉस्ट इनकर की थी 200, इससे फ्यूचर में हमें इतना भी फायदा नहीं आना कि ये कॉस्ट इनकर जो की थी वो रिकवर हो जाए, बल्कि उल्टा लॉस होता नजर आ रहा है। तो फ्यूचर के लॉस को क्या करो, आज ही बुक करो। आपने एसेट को आज ही राइट डाउन करके रिकवरेबल अमाउंट पे लाओ, क्योंकि एसेट क्या हुआ पड़ा आपका, ओवर स्टेटेड। ठीक है, तो आपने कहा ओहो हो 116 रिकवरेबल अमाउंट आ गई, तो एसेट को उठाकर ले आओ 116 पर और इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करो, कितना 84 का इंपेयरमेंट लॉस। इसको आप इस तरह से लिख लें, आपकी मर्जी होती है। आप बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट के दरमियान में लाइन छोड़कर लिख लें, तभी आपकी मर्जी होती है, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा अब रिक्वायरमेंट क्या है जरा देखना ले। अच्छा, रिक्वायरमेंट तो ख़त्म नहीं हो गई। और यार मज़ा ना आया इस तरह से। तो आप यूं करो, यहाँ पे लिखो ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर्स एंडेड 2013, 14 और 15। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, शायद 16 पे भी चला जाऊं समझाने के लिए बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एंट्रीज पास करता हूँ। पहले मैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13, इसकी एंट्रीज अगर पास करूँ तो सबसे पहली एंट्री क्या हमने करनी है, हमने एसेट इस साल में ख़रीदा था, ऐसा ही है। तो एंट्री क्या बनी, एसेट का नाम क्या, बस चलो पीपीई लिख दूँ, एसेट लिख दूँ, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट बैंक क्रेडिट जो भी कर दो, कितना 500 से। ठीक है जी, उसके बाद ईयर एंड आया होगा तो ये एसेट 100 रुपये से डिप्रीशिएट हुआ होगा, वो पुरानी बात है। तो दूसरी एंट्री 13 वाले साल में क्या हुई होगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद ये साल ख़त्म हो गया, अगला साल आया फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14, तो एसेट दोबारा ख़रीदने की एंट्री पास, लेकिन एसेट इस्तेमाल हुआ तो 100 रुपये की डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे आप, होगी। बोलो क्या एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 100। और जनाब जब आता है ना तीसरा साल, तो तीसरे साल के भी एंड पे पहुंचना ना भूलना पहले, क्योंकि आपका जो इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा है वो किस दिन लगा है, 31 दिसंबर 15 पे आके। तो पहले एसेट को 31 दिसंबर 15 पर लेकर तो आए, ये 3 साल की डिडक्शन माइनस होकर बुक वैल्यू निकली, ऐसे ही है। तो 31 दिसंबर 15 वाले साल में ख़रीदने की एंट्री तो नहीं करेंगे आप, लेकिन एसेट खरीदने की एंट्री नहीं की, लेकिन उसको डेप्रीशिएट करेंगे आप। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट उसी तरह से 100 रुपये से हुआ। और उसके बाद आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया और इम्पेयरमेंट लॉस आया, और ये इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री बिल्कुल आपको याद होगा डेप्रीसिएशन के जैसी ही होती थी। इसकी एंट्री है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, कितने से जी, 84 से। ठीक है जी, तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज आ गई। को मसला, एक्सट्रैक्ट्स भी बना लो, चलो अब रिवाइज हो गया ये, पास जर्नल एंट्रीज एंड रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स। फॉर द ईयर एंडेड 13, 14 और 15, तो पीएनएल बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं जी पीएनएल, जैसे मर्जी बना लें। वैसे सही तरीका तो यही है कि आप 15, 14, 13 ऐसे बनाएं। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 13 में कितना आया 100, 14 में
100 और 15 में भी 100। ऐसा ही है, देख लो एंट्री नज़र आ रही। लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस सिर्फ किस साल में नज़र आ रहा है? 2015 के अंदर। तो डेप्रीसिएशन के लिए किसी इंडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ना कोई टेस्ट लगा के देखते हैं कि इम्पेयर्ड है या नहीं है। डेप्रीसिएशन हर साल आनी है। आउटपुट मेथड ना हो तो एसेट वेला भी पड़ा हुआ है, फारिग भी पड़ा हुआ है, आइडल भी है, तब भी डेप्रीसिएशन आनी है, वो नहीं रुकती। जबकि इम्पेयरमेंट हर साल नहीं आती। इम्पेयरमेंट सिर्फ तब आती है जब रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो जाए। और ये लगाते हैं टेस्ट, तो पता लगता है। और ये टेस्ट सिर्फ तब लगाते हैं जब कोई इंडिकेशन आए कि इम्पेयरमेंट हो सकता है, हो गई हो। ठीक है, इसलिए डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो इम्पेयरमेंट लॉस कोई नहीं था और फिर 84 का आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर आप बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में आपके एसेट की बुक वैल्यू नज़र आती है, ऐसा ही है? तो बोलो। वैसे तो प्रोफेशनल तरीका आपको पता यही है कि यहाँ पे एसेट बुक वैल्यू दिखाए, लेकिन चलो पहला दिन है, ज़रा मैं फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, एसेट की कॉस्ट आएगी, लेस करेंगे हम इसमें से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, और लेस करेंगे हम इसमें से एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है। अच्छा, अब पहले साल की अगर बात करें तो हमने 500 रुपये का एसेट खरीदा था, ठीक है, और ये 100 रुपये का डेप्रीशिएट हुआ था, और इसकी कोई इम्पेयरमेंट नहीं थी। 400 रुपये इसकी बुक वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर नज़र आनी चाहिए। तो एसेट आपको कैरिंग अमाउंट क्या शो कर रहा है? 400 पहले साल के अंदर। दूसरा साल आया, भाई कॉस्ट तो नहीं बदला करती ना एसेट की, अनलेस के एसेट री मॉडल पे चला जाए तो फिर रीवैल्यूड अमाउंट आ जाएगी, तो वो तो अभी है कोई नहीं। तो 500 रुपया कॉस्ट है, लेकिन डेप्रीसिएशन पिछले साल की तो 100 पड़ी थी, ओपनिंग बनी, इस साल मजीद 100 हो गई, तो कितनी? लेजर बनाऊं या समझ आ रही है? तो आसान बात है। लेकिन इम्पेयरमेंट फिर ना आई, और ये एसेट इस साल के एंड तक 300 पे पहुंच चुका है। देख लो, पहले हमारा एसेट 200 पे पहुंचेगा, ये है असल मसला। ठीक है ना। जब 15 आया तो 15 में एसिड जो है वो मजीद 100 रुपये डेप्सिट होकर उसकी कंप्रेशन कितनी बन गई? 300। अगर मैं सिर्फ एंट्रीज को ही देख कर चलूँ या यहाँ वर्किंग को देख कर चलूँ तो सीधी सीधी एंट्री आगे 84 की पड़ेगी, और उसकी एंट्री जो है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट हुआ पड़ा है, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट हो जाएगा, और इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी? 100। बिल्कुल ये रिकवरेबल अमाउंट पे हमारा एसेट आ गया है, यही हम चाह रहे थे। ठीक है, कि एसेट को राइट डाउन करके इसकी औकात पर ले आए, रिकवरेबल अमाउंट पे ले आए, और वो थी 116 रुपये। देख लो, आपको 116 ही नज़र आ रहा है। ठीक है, को रिवाइज हुआ है थोड़ा सा? कोई मसला? चलें फिर शुरू करते हैं अब अपना वो काम जो कल हमने छोड़ा था। बोर्ड यार मिटवा दीजिएगा आमिर भाई, या मिटा ही दीजिएगा, कैमरा इधर कर दें और बस उधर हो जाए यार। बैटरी आज लो चल रही है। उस्मान भाई कैसे हैं आप आए, बाहर आई हैं। FAQ ऐसा पेपर पास होने वाला था बड़ा, और आखिर हर दफ़ा वैसे ऐसा होता है। हाँ, पढ़ने वालों के लिए, मेरे लिए नहीं, पढ़ने वालों। आप भी पढ़ने वाले हैं, ओके। अच्छा जी, आपकी किताबों के अंदर पेज नंबर 240 होगा, किताबें नहीं है तो यहाँ पर जो नोट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली आपने देखना। ऑन यकम जनवरी 10 एन एंटिटी वाला पहुँचे सब, क्वेश्चन 8। कोई बात नहीं, सवाल है ना, वो नया वाला है ना, मुझे लग रहा है वो नया वाला हैंड आउट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए बस, जहाँ से भी मिला है आपको। ठीक है, ओके, जिस सफ़े पे भी पढ़ा है मेरी बला से।
Okay. On Jakam January 10, an entity started research in a project to build a formula. ओहो, रिवाइज तो किए नहीं हमने। क्या पढ़ा था हमने रिवाइज ही नहीं किया। चलो ज़ुबानी ज़ुबानी बता दो। इनटेंजिबल क्या होता है ये तो याद है ना। एक है ऐसा नॉन मॉनेटरी आइटम जो आइडेंटिफिएबल हो और फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी ना हो। ठीक है। दूसरी बात, इनटेंजिबल को अगर हम परचेजें तो उसको कैपिटलाइज किया जाता है और इनिशियल मेजरमेंट उसकी कॉस्ट पे होती है और कॉस्ट में परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे, वही जो हमने सीखा हुआ था। ठीक है। लेकिन अगर इंटेंजिबल हम इंटरनली जनरेट करते हैं तो अगर तो वो इंटरनली जनरेटेड है और 5 में से कोई एक है, वो 5 कौन से थे? गुडविल, ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, मास्टर्ड और वो तो हो गया ना पब्लिशिंग टाइटल्स। ठीक है। इन 5 में से कोई एक है और इंटरनली जनरेटेड है तो स्टैंडर्ड कहता है इसको कैपिटलाइज करने की इजाज़त ही नहीं है। लॉजिक वो ये देता है कि कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं है। लेकिन अगर आपको सवाल में धोखा देने के लिए वो क्या भी देता है कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो गई है, तब भी आपने उसको इंटेंजिबल नहीं बनाना, क्योंकि ये 5 जो है ये स्पेसिफिक एक्सक्लूजन बन गए हैं IS 38 के। इनमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, गुडविल है, मस्टर्ड है, पब्लिशिंग टाइटल है या कस्टमर लिस्ट है, इंटरनली जनरेटेड है, तो आपके लिए ये एसेट नहीं बन सकती। लेकिन अगर यही आप किसी से ख़रीद लें तो ये आपके लिए परचेज्ड एसेट होगा और कॉस्ट भी रिलायबली मेजरेबल होती है, पैसे देकर ही खरीदा जाता है, तो फिर कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सही है। अच्छा, और अगर 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 सॉरी बात पूरी नहीं हुई। और अगर आपने इंटरनली जनरेटेड कोई इंटेंजिबल बनाया है खुद और वो इन 5 में से नहीं है, तो फिर कोई भी और दुनिया का जो है वो इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर हो गया, फार्मूला, पेटेंट, डिज़ाइन, कुछ भी ऐसा है, ठीक है, जो इन 5 में से नहीं है लेकिन इंटरनली जनरेटेड है, तो उसको 2 तरह की एक्टिविटीज़ में बांटा जाता है, रिसर्च और डेवलप। रिसर्च फेज़ के अंदर जब तक रिसर्च फेज़ चलता रहता है, ये पढ़ाऊँगा, शायद कल पढ़ाऊँ इसकी थ्योरी। ये थ्योरी शुरू करेंगे, आज हम शुरू से पढ़नी, थोड़ी थोड़ी करके पढ़ते आते हैं, ठीक है, ताकि बोर ना हो, पढ़ भी लें। लेकिन शायद ये आज करा दूँ, शायद कल भी कराऊँ, देखेंगे। बहरहाल रिसर्च फेज़ जब तक कंटिन्यू करता है तब तक जितने खर्चे इनकर होते हैं इंटेंजिबल के ऊपर, वो एक्सपेंस आउट होते हैं। फिर स्टार्ट अगर हो जाए डेवलपमेंट फेज़, तो उसमें भी जब तक 6 क्राइटेरिया मीट, अब ये 6 क्राइटेरिया क्या, ये भी पढ़ना है हमने। 6 क्राइटेरिया जब तक मीट ना हो, वो जो क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे वो जब तक मीट ना हो, तब तक डेवलपमेंट फेज़ में भी खर्चा हो रहा है तो वो एक्सपेंस आउट होगा। और जब 6 क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं तो उसके बाद वाले एक्सपेंसेस को क्या करेंगे हम? कैपिटलाइज। ठीक है। और जब डेवलपमेंट पूरी होगी, जाहिर सी बात है, तो फिर उस इंटेंजिबल को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से निकालेंगे और अमोर्टाइजेशन शुरू कर देंगे। ठीक है। तो ये बातें इंशाल्लाह आज मुकम्मल भी करेंगे, ये मैंने आपके साथ बात की। ठीक है जी, ये तो इसमें कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप। वैसे इसी की अब हम प्रैक्टिस करने लगे हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर, अच्छा पिक्चर जल्दी ले जाए उस्ताद। डन। नहीं जी, 8। एक मिनट, चलो ठीक। अच्छा जी, ऑन यकम जनवरी 10 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च ऑन अ प्रोडक्ट टू बिल्ड अ फॉर्मूला। यार वो एक लेबॉर्ट्री थी, पता नहीं इस दफ़ा पिछली दफ़ा है या उससे भी पिछली दफ़ा है, देख लेते। नहीं, पिछली दफ़ा में उससे पिछली बार वाली तस्वीर दिखाई थी मुझे लगता है। हाँ,
ड्राइंग ही नहीं करनी, बस ऐसी फ़ोटो आप डाउनलोड करके ना वो तस्वीर बना के, ये रही। फैक्ट्री होती है, सेल डिपार्टमेंट होता है, और फिर एडमिन डिपार्टमेंट और R&D डिपार्टमेंट। R&D डिपार्टमेंट ये वो लेबॉर्ट्री है, ये वो लेबॉर्ट्री है, और ये वो साइंसदान है, साइंसदाना जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो हमारा ये फार्मूला बना रहा है। अब आप अगर गौर करें तो इस सारी जो है वो लेबॉर्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे हैं, यही वो खर्चे हैं जो पहले जब रिसर्च चल रही थी तो इनकर हो रहे थे, जब डेवलपमेंट शुरू हो जाए तब भी इनकर हो रहे होते हैं। इसमें ये भाई साहब के पास बहुत सारा, ये देखो ये फर्नीचर फिक्सचर है, ये इक्विपमेंट लगे हुए हैं। अगर आप गौर करें तो ये इक्विपमेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे इक्विपमेंट महंगे महंगे लगे हुए हैं। ये यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे इनके पास कोई मटेरियल, रॉ मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ है। फिर ये भाई साहब खुद जो बैठे हुए हैं और बाकी लंच करने गए हुए हैं, उनके लंच का खर्चा भी पड़ेगा। ये लंच ये रोज़े से है मेरे ख्याल में, तो इसलिए ये काम में लगा हुआ है। तो ये सारे खर्चे इस लेबॉर्ट्री के अंदर जो हो रहे हैं, इनको मैं कल रेफ़र कर रहा था कि आप के खर्चे इनकर हो रहे होते हैं जब आप फार्मूला डिज़ाइन या वैक्सीन जैसे भी चीज़, कोई भी चीज़ बनाना शुरू कर देते हैं, तो खर्चे तो डे वन से इनकर होना शुरू हो जाते हैं। तो जब तक रिसर्च चल रही है तो एक्सपेंस, जब डेवलपमेंट शुरू हो जाए लेकिन 6 क्राइटेरिया मीट ना करें तब भी एक्सपेंस, और जब 6 क्राइटेरिया मीट कर जाएँ तो उससे ऑनवर्ड्स वाले खर्चों को, अच्छा, अब जब कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया आपने और फिर अल्टीमेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए, आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये साइंसदान भाई जो हैं ये उठेंगे और उठकर जाएंगे, हाथ में इनके पर्चा एक होगा, और ये जाकर इधर फैक्ट्री वालों को पकड़ा देंगे, ठीक है, ये पर्चा पकड़ा देंगे, इसके ऊपर लिखा होगा कि अपनी मशीनों के ऊपर ये इंग्रेडिएंट्स इस अमाउंट के अंदर डालकर तो आप अपनी वैक्सीन अब तैयार कर सकते हैं। तो ये सफ़े का टुकड़ा इज़ नॉट एन इंटेंजिबल, मैंने आपको कहा था, बल्कि इसके पीछे जो वैक्सीन का फॉर्मूला है वो इंटेंजिबल है। ये सफ़ा तो 1 रुपये का होगा, CD 50 रुपये की होगी, लेकिन उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर है असल तो वो इंटेंजिबल है, वो लाखों का हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जिस दिन हवाले करेगा ना फैक्ट्री में, फैक्ट्री या प्रोडक्शन वालों के, उस दिन से ऑनवर्ड्स हम कहेंगे ये इंटेंजिबल यूज़ होना शुरू हो गया है, ये इंटेंजिबल यूज़ होना शुरू होगा, तो इस दिन से ऑनवर्ड्स ये अमोर्टाइज होगा। यूजेज क्या था, मैंने आपको बताया था इस इंटेंजिबल का यूजेज क्या है। ये फार्मूला के तहत वैक्सीन ने बनाकर बेचना शुरू कर देगी ये हमारी कंपनी। ओके, अब बात समझ आई कुछ? चले, तो ये सवाल के अंदर लिखता है जी, ऑन यकम जनवरी 10 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च ऑन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ फार्मूला। तो यकम जनवरी 2010 पर रिसर्च स्टार्ट हुई, बल्कि पर्चे में आप यूँ लिखा करेंगे, वो मैं टाइमलाइन चलो बना देता हूँ। आप यकम जनवरी 10 पे क्या हुआ जी, रिसर्च स्टार्टेड रिसर्च। अच्छा जी, लो जी, रिसर्च स्टार्ट होगी। उसके बाद ऑन यकम जनवरी 11, एक साल गुजरने के बाद, एक साल गुजरने के बाद डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड, डेवलपमेंट शुरू हो गई है। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, डेवलपमेंट स्टार्टेड, रिसर्च स्टार्टेड, रिसर्च जरा पहले लिखे ना, ऐसे दूसरे नज़र आए जी, रिसर्च स्टार्टेड और डेवलपमेंट स्टार्टेड, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है इस दिन, जिस दिन डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है उस दिन क्राइटेरिया 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हुए, बट 6 क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल वर ओनली मेट ऑन 30/9/11। तो 30 सितंबर 2011 पर 6 क्राइटेरिया मेट, और उसके बाद भी काम होता रहा। डेवलपमेंट वाज कंप्लीट ऑन 31 दिसंबर 12, तो 31 दिसंबर 12 को जाकर, 31 सॉरी दिसंबर तो नहीं, 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2012 को जाकर क्या हुआ है जी, बताइए, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई। यानी इस दिन आवाज़ आएगी साइंसदानों के कमरे से, धमाके की नहीं, खुशी की, याहू हुर्रा, बाहर निकलेंगे खुशी खुशी, सफ़ा दिखाएंगे, बन गई वैक्सीन का फार्मूला तैयार हो गया, काम हो गया, हम कामयाब हो गए, ये पकड़ो, बनाओ धड़ाधड़ और बेचो। लोगों को कोरोना हुआ पड़ा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट कंप्लीट जिस दिन हो गई उस दिन इंटेंजिबल अब रेडी टू यूज़ है।
इसको यूज़ करें या ना करें, इस बस अमोर्टाइजेशन स्टार्ट कर देंगे इसकी, ठीक है। अवेलेबल फॉर यूज जिस दिन हो जाए, अगेन IAS 16 वाले PPE की तरह से उस दिन से इसको क्या करना है, अमोर्टाइज। थोड़ी सी हिम्मत करें, जा रहे हैं सवाल की तरफ, मिक्स करेंगे आज। ओके, अब आगे पढ़ो जी। अब ये लाइफ ऑफ इंटेंजिबल जो है ये 7 साल है। अब कहानी कुछ ऐसे है कि 1 जनवरी 10 को आपने डेवलपमेंट ये रिसर्च स्टार्ट की, 1 जनवरी 11 को डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, और 1 जनवरी 12 को क्या हुआ, 1 जनवरी 12 को भी कुछ हुआ है भाई, देखो ना इधर मैंने अभी लिख के दिखाया। 1 जनवरी 12 को कुछ नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, लेकिन 1 जनवरी 12 वाले साल में किसी वक्त ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब अगर आप गौर फरमाएं तो 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10, 1 जनवरी 11 से 31 दिसंबर 11, 1 जनवरी 12 से 31 दिसंबर 2012 तक, ये कहानी है साली, ये हमारी जो है इस सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है जी। अब इसमें उसने क्या कहा कि हम ना येलो कलर यूज़ किया करेंगे रिसर्च के लिए, तो क्या मैंने ये येलो कलर ठीक लगाया है? 1 जनवरी 10 को रिसर्च स्टार्ट हुई, 1 जनवरी 11 तक रिसर्च ही रही, सही है, ओके है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है डेवलपमेंट तो 1 जनवरी 11 से शुरू हो गई, लेकिन ये डेवलपमेंट बुरी वाली डेवलपमेंट थी, तो बुरी वाली डेवलपमेंट का कोई कलर बताओ। नहीं, ग्रीन तो मैंने अच्छी वाली के लिए, नहीं रेड तो मैंने अमोर्टाइजेशन के लिए रखा हुआ है, चलो रेड कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, ठीक है। कि रेड है ही कोई नहीं, ठहर जो वाइट करता हूं मैं तुम्हें, लो जी। तो 1 जनवरी 11 को डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है जनाब, और 30 सितंबर तक डेवलपमेंट चलती तो रही, पर 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हुए थे। ये जनाब आपका, फिर लाल है तो लाल ही है, ठीक है। ये जनाब आपका 30 सितंबर, ऐसा ही है, 30 सितंबर था, बोलो, यानी ये 9 महीने खर्चा कोई हुआ भी है तो वो इनटेंजिबल में कैपिटलाइज नहीं हो सकता, वो एक्सपेंस आउट होगा, ठीक है। और उसके बाद वो दिन आ ही गया जिसका आपको इंतजार था, 1 अक्टूबर, सही कह रहा हूँ, 1 सितंबर 11 या 1 अक्टूबर 11 से आपका क्राइटेरिया मीट हो गया। अब से ऑनवर्ड्स हर वो खर्चा जो इस 4 दीवारी के अंदर हो रहा है वो कैपिटलाइज होगा। अब वो चाहे इस लेबॉर्ट्री का बिजली का बिल होगा, इस लेबॉर्ट्री का गैस का बिल होगा, इस लेबॉर्ट्री के अंदर बैठे हुए इस साइंसदान की तनख्वाह होगी, इस लेबॉर्ट्री के अंदर पड़े हुए इक्विपमेंट की डेप्शन होगी, इस लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल होंगे, हर वो खर्चा जो इस लेबॉर्ट्री के अंदर हो रहा है इस फार्मूला से रिलेटेड, वो अब 1 अक्टूबर 11 से ऑनवर्ड्स क्या होगा, कैपिटलाइज, ठीक है। तो ग्रीन कलर आ गया जी, और ग्रीन कलर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, सॉरी 1 अक्टूबर 11 से स्टार्ट होता है, और फिर चलते चलते वो क्या कहा था कब तक चलेगा, 31 अक्टूबर तक यही चलता चला गया, और यहाँ पे जाकर 31 अक्टूबर पे जाकर कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे मज़ीद इंटेंजिबल के अंदर तो कुछ ऐड नहीं होना, ये तो कंप्लीट हो गया, तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से निकल जाएगा और ये इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा IAS 38 का, ठीक है जी। अब जब ये तैयार हो गया है तो अगला काम अब क्या करना पड़ेगा, इसको अमोर्टाइज करेंगे ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ। अब अमोर्टाइजेशन वाला अरसा जो है उसको कोई भी कलर कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कलर रहने ही दें, ये कलर हम इसी तरह से याद रखते हैं कि ये कलर हैं इंटेंजिबल के, अगर हम इसको इंटरनली जनरेट कर रहे हैं तो इसके क्या फेजेस बनते हैं, ठीक है ना। बस कंप्लीट होगा तो उसके बाद अब 2 महीने, नवंबर और दिसंबर के 2 महीने क्या करेंगे, इसको अमोर्टाइज करेंगे, ठीक है। अब ये वाली बात तो इतनी मुश्किल नहीं है, अगली भी मुश्किल नहीं है, लेकिन पहली बार ज़रा सुनने ध्यान से। अब वो जो खर्चे मैं आपको कह रहा था लेबॉर्ट्री के अंदर इनकर हो रहे हैं वो उसने टोटल करके दे दिए हैं, ज़रा चेक करो। ये तो उसने कहा ना कि लाइफ ऑफ इंटेंजिबल कितनी है, 7 साल, इसका मतलब जिसको हमने यूज़ किस लिए करना है, फॉर अमोर्टाइजेशन, ओके, सही है कि नहीं सही।
फॉर अमोर्टाइजेशन हम इस लाइफ को यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे इस वक्त क्या चाहिए, वो खर्चे जो इस प्रोजेक्ट के दौरान होते रहे, ताकि मैं उनको रिसर्च फेज़ वाले अरसे में हुए तो एक्सपेंस आउट करूँ, बुरी डेवलपमेंट वाले फेज़ में हुए तो एक्सपेंस आउट करूँ, और अच्छी डेवलपमेंट वाले फेज़ में हुए तो कैपिटलाइज करूँ, और फिर टोटल निकाल के उसको अमोर्टाइज करूँ। हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो फिर एक्सट्रैक्ट्स भी बना के छोड़ेंगे, आपको पता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी काम। क्वेश्चन, एक मिनट, मैंने अभी कॉस्ट पे मैं पहुंचा नहीं हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, नहीं, ऐसी तो कभी कोई ज़िंदगी में बात नहीं की हमने। हाँ, आप FAR 1 में एक चीज़ पढ़ते हैं, एस्टीमेट चेंज। उसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो पीरियड के एंड पे है तो पीरियड के स्टार्ट पे हो। ना तो ये एस्टीमेट है, ना ही ये चेंज है, ना ही पीरियड एंड है। ये तो कॉस्ट इनकर हो रही थी। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो तो उसके ऊपर ईंटें, बजरी, सीमेंट, सरिया, रेत, कॉस्ट इनकर हो रही है, तो उसको आप एंट्री उसकी करते हो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग का डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट, ये वही एंट्री है। ये एंट्री करने से आगे 38 ने रोके रखा जब तक के ग्रीन वाला एरिया शुरू नहीं हुआ। ओके, अच्छा। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इवनली इनकर हुए हैं इन 2010। तो 2010 के स्टार्ट में ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, तो 2010 के अंदर इवनली ये 50 मिलियन खर्च हुआ है। तो ये कितने महीनों का खर्चा बन गया, 12 महीनों का, ऐसा ही है। लेकिन ये सारे का सारा 50 कहाँ जाएगा, क्यों एक्सपेंस जी, क्यों एक्सपेंस। आपने ये वाली टाइमलाइन नहीं बनाया करनी पर्चे में, आपने ये वाली टाइमलाइन बनानी है, आपके लिए बनाई है मैंने। तो ये रिसर्च स्टार्ट हुई और डेवलपमेंट तक रिसर्च ही रही, तो ये 1 साल का जो खर्चा है सारे का सारा कहाँ जाएगा, एक्सपेंस। उसके बाद कहता है 2011, अब आपको पता है 2011 के अंदर भी प्रोजेक्ट अभी चालू ही है, तो 2011 के अंदर भी ये पूरे 12 महीनों का खर्चा है, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये भी 12 महीने खर्चा है, लेकिन इसको तोड़ना पड़ेगा। इसके 9 महीने जो हैं वो एक्सपेंस में जाएंगे और इसके 3 महीने जो हैं वो कैपिटलाइज होंगे। तो ये जो खर्चा नज़र आ रहा है आपको 60 मिलियन का, ये 3/9/12 एक्सपेंस और 3/12 एसेट कैपिटलाइज होगा, सही है। उसके बाद इन 2012 25 मिलियन, ये भी 12 महीनों का खर्चा होगा। एम आई राइट? आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग। जी हाँ, ये गलती बच्चे अक्सर करते हैं। जिस वक्त ये बाहर निकलेगा ना, खुशी खुशी सफ़ा लहराता हुआ, ठीक है, इधर हम खुद खड़े होंगे यहाँ पे करके, हैं, ओनर यहाँ पे खड़ा होगा अगर बिजनेस का, ठीक है, हम खड़े होंगे यहाँ पे, ये साइंसदान आएगा भागा भागेगा, मैं कामयाब हो गया, ये देखें इधर गया, दे दे यार, एक सफ़ा दे दे यार, 100 यार दे दे यार, ये कल्ला सफ़ा दे यार, ये देखें जी, ये देखें फार्मूला तैयार हो गया। हम उनसे कहेंगे अच्छा लाओ दो फार्मूला पकड़ा के चलो जाओ घर, क्या मतलब सर, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे, हमने फार्मूला बनाने के लिए तुम्हें बिठाया होता, तुम फारे को अब जाओ, या उसको किसी और प्रोजेक्ट पे भी लगाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर तो कॉस्ट इनकर होना बंद हो गई। तो अगर वो कह रहा है कि ड्यूरिंग लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट ईयरली ये खर्चे इनकर हुए हैं, तो 12 के अंदर उसका ईयरली लिखने का मतलब ये हो ही नहीं सकता कि पूरे 12 महीने खर्चा हुआ हो, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद तो इस फॉर्मूला पे काम ही नहीं होना। वो तो इनको मैं ऐसे ना, जैसे ये देखो पकड़ाओ ना जरा मुझे ऐसे, ठीक है, फार्मूला तैयार हो गया, ये फार्मूला पकड़ाओ, ये हाथ ऐसे ही पकड़ के हमने इसको कहना चलो आओ तुम्हें हम बाहर छोड़ के आते हैं, ठीक है, बैठो, ठीक है। तो काम रुक गया, खर्चा 10 महीनों पे रुक गया, चाहे साइंसदान घर भेज दो या किसी और जगह पे लगा लो। यहाँ पे तो अब इनको चाहे आप बिठा के उनको फ्री में पैसे दो, हमें इससे सरोकार नहीं है। IAS 38 वाला इंटेंजिबल रोक दी इसके ऊपर कॉस्ट, अभी पढ़ाता हूँ। जैसे IAS 16 में उसने कहा था कब कॉस्ट इनकर करना वो सीज कर दें, या बोरिंग कॉस्ट में पढ़ा था आपने, कब जो है वो बोरिंग कॉस्ट ऐड करना हम सीज कर दें। ऐसे ही कब इंटेंजिबल के अंदर एक्सपेंसेस को, मतलब कॉस्ट को कैपिटलाइज करना, सीज कर दें अगर इंटरनेट रिलेटेड हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ जिस दिन उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए, ठीक है, वो सही है। तो ये 12 मंथ्स नहीं है, ये 10 मंथ्स। लेकिन क्या नहीं, अजम्पशन क्या, क्लियर बात है। तो बेटा चलने दो ना, मल्टीपल ही चल रही होती है, मैं तो कह रहा हूँ मल्टीपल चल रही है, फिर क्या करें, किसी और रिसर्च की कॉस्ट इधर ऐड कर दें।
नहीं ना, वो कह रहा है कि फॉलोइंग नहीं, हाँ सिंपल इसी सवाल के अंदर आप जिस सवाल में हैं बस उसी के साथ ही आप इसको ऐसे ही आई कैप के हर सवाल के अंदर भी किया गया है, हाँ ऐसे ही करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होता है। ज़रा एग्जाम्पल है थोड़ी, ठीक है। अब ये ज़रूरी इसलिए था, जी ज़रूरी इसलिए भी नहीं था इसको समझना, क्योंकि यही 10 महीने का एक्सपेंस है, 25 का 25 जो खर्चा है, सॉरी ये क्या होना है कैपिटलाइज। मसला तब होता कि अगर डेवलपमेंट अच्छी वाली लेट्स से 1 मार्च को शुरू हुई होती तो जनवरी फरवरी 2 महीने भी एक्सपेंस में जाने थे, तो इस जब 25 के हम टुकड़े करते तो हमने 2 महीनों को एक्सपेंस में जो फेंकना था तो 2/12 नहीं कर सकते थे, क्योंकि 12 महीने का एक्सपेंस ही नहीं, हम इसको 2/10 करते और फिर 8/10 करते। बात समझ आई है? ये इंपॉर्टेंट तब होना था, इस सवाल में तो इसकी कोई सिग्निफिकेंसी नहीं थी, ये मैंने किसी अगले सवाल के लिए आपको तैयार किया। ओके, ये तो सिंपल था, सही है। तो सवाल कर लें मेरे ख्याल में, अब नहीं सॉरी सवाल तो हो गया है, जवाब कर लें अब। ये मैं ज़रा रेड लिख देता हूँ इसको, ठीक है जी। तो जर्नल एंट्रीज करेंगे 2010 की, 2011 की और 2012 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर पता नहीं कौन सा, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000, बोलो पहला साल 10। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10 अगर आप देखें तो इस पूरे साल में और कुछ नहीं हुआ सिवाय रिसर्च के। तो ये जितना खर्चा हुआ है 50 का 50 मिलियन, इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी रिसर्च एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से जी? 50 मिलियन से, ठीक है। और आपका ये साल खत्म। उसके बाद अगला साल आता है जी 2011 वाला। इस साल के अंदर इंटेंजिबल तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन डेवलपमेंट स्टार्ट भी हुई और 6 क्राइटेरिया भी मीट हुए। अब ये जो 60 मिलियन का खर्चा है, असल में ना कहानी कुछ यूं होती है, ये देखिए अगर आपको मैं समझा पाया तो। खर्चा कितना जी पहले साल का? 50। ये 50 इस तरह से होता है, ये इवनली, समझ आती है बात? अगले साल कितना है? 60। ये 60 भी इसी तरह से ही है। अब देखो इस 60 के ऊपर क्या चल गया? एक लाल तलवार चल गई। इस 60 के 9/12 एक्सपेंस में और 3/12 कैपिटलाइज। जबकि ये 25 जो है ये पूरे साल पे नहीं फैलाना, ये 25 तो ये 10 महीनों पे, ठीक है। खैर फिलहाल तो हम पहुंचे हैं 60 पर, तो 60 में से 9/12 करें तो ये एक्सपेंस है। इस एक्सपेंस का नाम होता है डेवलपमेंट एक्सपेंस। रिसर्च एक्सपेंस, तो रिसर्च तो खत्म होगी ना, डेवलपमेंट है, लेकिन कौन सी डेवलपमेंट? बुरी वाली डेवलपमेंट। तो बुरी वाली डेवलपमेंट को आपने कहाँ पे फेंकना है? P&L में एज एन एक्सपेंस चार्ज करना है। तो डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट, पकड़ो पूरा 60 और इसको क्या कर दो 3/9, अच्छा सॉरी 9/12, 45। जबकि बाकी जो है वो क्या बना दो? इनटेंजिबल, लेकिन अभी वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो 60 इंटू 3/12 कितना आता है? 15, ठीक है। ये चला जाएगा इनटेंजिबल में, कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। और कैश आप क्रेडिट कर दें, कैश या पेएबल जो भी है, ठीक है जी, क्रेडिट कर दें इसको। ये जो 60 रुपये आपने पे किए, लें जी। मुश्किल एंट्री, ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है तो बताएं। पास पेपर उठा के देखेंगे, टिका के यही कॉन्सेप्ट आया हुआ है, कोई मसला नहीं। अभी इस दफ़ा 8 नंबर का सवाल आया है, ये अभी जो आप अटैम्प्ट जो आपने नहीं दी, ठीक है। बड़े सवाल भी आते हैं, आज नहीं कल इंशाल्लाह नोट बनाएंगे पीपीई का, ठीक है। आज तो मैं अमोर्टाइजेशन
काफ़ी डिस्कशन अभी रहती है हमारी, जल्दी जल्दी ज़रा एक ये सवाल करें, एक इस जैसा और कर लें, इम्पेयरमेंट को मिक्स करके जो करना है, उसके बाद फिर अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट की डिस्कशन आपके साथ वो भी करनी है। तो अल्लाह करे हो जाए ये सारी बातें, थ्योरी भी पढ़नी है। वक्त कम मुकाबला सख्त है, क्या करें। अच्छा जी, उसके बाद जनाब आता है 2012, 25 मिलियन इंटेंजिबल बनेगा। इसी साल में टोटल इंटेंजिबल कंप्लीट हो जाएगा और इसी साल 12 के अंदर ही आपको 2 महीने इसको क्या करना पड़ेगा, अमोर्टाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 आपको सबसे आसान पर्चा जो लगेगा, पढ़ते हुए भी और करते हुए भी इंशाल्लाह FAR 2 ही होगा। उसके पीछे वजह है आपकी कुर्बानी जो आप देते आ रहे हैं PRC से। अगर PRC में भी इंट्रो पढ़ी तो कितनी मेहनत की वहाँ पे, एक बार वहाँ आपने अकाउंटिंग में मेहनत की, फिर R1 में आपके ऊपर सही पहाड़ टूटा मेहनत का, आपने खूब मेहनत कर दी। अब आप देख रहे हो बस नई चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, लेकिन अब डेबिट क्रेडिट तो ज़िंदगी का हिस्सा बन ही चुके हैं। ठीक है, तो आपको सबसे आसान इंशाल्लाह यही पर्चा लगेगा अगर आप रोज़ आते रहे। उस्मान को देख के मुझे याद आ गई बात, रोज़ आते रहें। ठीक है, और आप रोज़ आने वाले बच्चे हैं, रोज़ 1 घंटा सिर्फ घर पे, ज़्यादा नहीं, रोज़ 1 घंटा देने वाले हैं और हफ्ते में एक टेस्ट होता है, वो लाजमी फ़र्ज़ ऐन समझ कर ICAP का पर्चा समझ के करने के आदी हैं। तो ये साथ के साथ तैयार होने वाली चीज़ है, इसमें फिर कोई पेंडेंसी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ढीला नहीं पड़ना। ओके, अच्छा, तो 31 दिसंबर 12 में आपने इंटेंजिबल CWIP डेबिट करके कैश क्रेडिट किया, कितना, 25। अब जनाब आपका इंटेंजिबल क्या हो गया, कंप्लीट। तो इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया तो उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से निकाल दें, इंटेंजिबल एसेट बना लें। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कितना अभी तक इकट्ठा हो चुका है जो कैपिटलाइज किया आपने, ये 25 और 15 40। ठीक है, बाकी तो एक्सपेंस आउट हो गया था। तो आप, हाँ डेट नहीं ना लिख रहा मैं, फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 12 लिखा हुआ है, डेट्स नहीं लिख रहा मैं, डेट लिखने की ज़रूरत है। क्या रिक्वायरमेंट है वैसे सवाल की, जर्नल एंट्रीज कर दो। तो डेट वाइज मैं नहीं कर रहा, बस ईयर वाइज कर रहा हूँ, ईयर वाइज ही करनी है। डेट लिखनी है तो लिख लो, कोई मसला नहीं है। जब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, फिर ये 31 दिसंबर की ही डेट होगी, ये भी 31 दिसंबर की होगी। ये आपने फिर 31 अक्टूबर पे करके 31 अक्टूबर पे ही आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना। लिख देता हूँ, कहते हो तो कोई मसला नहीं। 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, ठीक है, ज़रूरत नहीं थी, मैंने कहा चलो। हाँ बस वही मसला आ गया ना, फिर करो लेता लेता, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है ना डेट डालने की। ठीक है, अच्छा जी, अब 31 अक्टूबर पे ये इंटेंजिबल कंप्लीट हुआ तो हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो इंटेंजिबल डेबिट कर दिया और इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट कर दिया। कितने से, तो जनाब 15 जमा 25, ये शो करोगे ना एग्जामिनर को। अब एक 40 रुपये का एसेट आपका रिकॉर्ड हुआ 31 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स। अब वो डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया तो क्या करेंगे, उसको दराज में रख देंगे। ऐसे इतनी मेहनत की और मिलियंस खर्च किए, यकम नवंबर से ही इंशाल्लाह आप उस फार्मूला को यूज़ करके जो चीज़ का फार्मूला बनाया है, कोई नई किस्म की कोला का बनाया है, कोई नई किस्म के पिज़्ज़ा का बनाया है, कोई नई किस्म की वैक्सीन का वो फार्मूला जो बनाया है आपने फार्मूला, उसको बनाओ और बेचो। उसी का तो इंतज़ार था। ठीक है, यही तो हम सब चाहते थे, मिनटों में ढेरों बर्फ बन जाए। जाग रहे हो ना, कौन कौन जाग रहा है, जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो जहनी तौर पे सोए हुए हैं मुझे लगता है। अच्छा चलें, लें जी, अब इसको क्या कर लें, एमोर्टाइज कर लेते हैं। तो 31 अक्टूबर से यकम नवंबर कंप्लीट हुआ, यकम नवंबर से नवंबर दिसंबर 2 महीने की अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अब इधर देखें जी, कितने का एसेट, 40 रुपये का। यूज़फुल लाइफ उसने बताई थी कहीं पे, 7 ईयर्स इसकी यूज़फुल लाइफ है, तो डिवाइड बाय 7 कर दिया। लेकिन ये तो यहीं पे निकल आएगा, 40 डिवाइडेड बाय 7। लेकिन इस साल सिर्फ
2 महीने इस्तेमाल हुआ है तो 2/12 जी। 0.1 नहीं कर लो यार, 1 तो 1 और 1। लें जी, सवाल तो हो गया ख़त्म। लेकिन मेरी आपसे फरमाइश है, आप मुझे एक्सट्रैक्ट्स बना दें, जल्दी करें, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बना दें पीएनएल के। और आप भी कुछ करें ना, सुस्ती आ रही है आपको, जल्दी करें। हरी अप, यू हैव ओनली 1 मिनट। ज़्यादा दे दिया वैसे तो, लेकिन चलो। पार्ट 2 स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कर दें।